हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम किसी रेक्टेंगुलर मेंबर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट स्ट्रेसेस से सब्जेक्ट कराएं तो उसके किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, ये देखिए यहाँ पर हमने ले रखा है एक इंक्लाइंड प्लेन ईजी, है ना। तो ये इंक्लाइंड प्लेन लिया कहाँ से है, देखिए ये क्या है, ए बी सी डी जो है हमारा एक रेक्टेंगुलर मेंबर है, या फिर आप इसे एक रेक्टेंगुलर बार कह सकते हैं। तो हमने किया क्या है, हमने ए बी से एक एंगल थीटा लिया है ऐसा कहें, या फिर EF से एक एंगल थीटा पर हमने एक सेक्शन EG लिया है ऐसा कहें। दोनों बातें एक ही हैं, क्यों? क्योंकि AB और EF पैरेलल है। तो ये जो इंक्लाइंड सेक्शन यहाँ पर EG है, हमें यहाँ पर ये पता करना होगा कि इस इंक्लाइंड सेक्शन EG के नॉर्मल डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेस सिग्मा n क्या होगी, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इसी इंक्लाइंड प्लेन पर टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगी, और इसी इंक्लाइंड प्लेन पर आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस किसकी, इन दोनों स्ट्रेसेस की रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मान लीजिए इसकी नॉर्मल से डायरेक्शन बता रहे हैं, है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। साथ ही साथ हमको ये सीखना होगा कि ये सिग्मा एन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और ये सिग्मा टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, और ये देखेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन इसका कहां लाई करेगा और क्या होंगी इस पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, और देखिए एक चीज आपको ये भी बता दें, जैसा कि हमने यहाँ पर ये जो इंक्लाइंड प्लेन लिया है थीटा एंगल पर लिया है, इसको क्यों लेते हैं थीटा एंगल पर ही। देखिए थीटा एंगल पर अगर हम लेंगे तो देखिए जब हम थीटा को 0 कर देंगे तो आपका ये एंगल कहाँ आ गया, मतलब हमें यहाँ पर इस सेक्शन पर भी नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस पता हो गई। इसी तरीके से अगर हम थीटा को 0 to 90 के बीच में वेरी कराएं तो हम अपना पूरे मेंबर का एनालिसिस कर पाएंगे। तो यही कारण है कि हम हमेशा इंक्लाइंड प्लेन पर ही एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं सिग्मा एन, सिग्मा टी, सिग्मा आर की वैल्यू। ठीक है, देखिए यहां पर आपको बताया गया है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब सिग्मा 1 का डायरेक्शन ये है और सिग्मा 2 का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब सिग्मा 1 है क्या, सिग्मा 1 आपका एक टेंसाइल स्ट्रेस है जो कि आपके AB फेस, DC फेस या फिर EF फेस पर लग रहा है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस है और है कैसा, ये इन फेसेस DC, EF, AB के नॉर्मल है। तो देखिए जब ये स्ट्रेस आपका लग रहा है इतने एरिया DC पर, EF पर, AB पर, तो स्ट्रेस लग रहा है तो एक टेंसाइल फोर्स भी लग रहा होगा, है ना। इस स्ट्रेस के कारण एक टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, हम कह देते हैं कि वो फोर्स क्या लग रहा है, P1 लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पर कह देते हैं कि इस डायरेक्शन में सिग्मा 2 है क्या, तो सिग्मा 2 भी आपका एक टेंसाइल स्ट्रेस है जो कि AD फेस, BC फेस पर लग रहा है। ठीक है, अभी हमें जो एनालिसिस यहाँ पर करनी है वो ये जो आपका पूरा एक रेक्टेंगुलर बार है, इस रेक्टेंगुलर बार के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये रेक्टेंगुलर बार जो है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ BC। इस लेंथ BC के थ्रू आउट द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। मैं इसे रेक्टेंगुलर बार या फिर इसे रेक्टेंगुलर मेंबर कह रहा हूं, तो रेक्टेंगुलर बार कह दिया, दैट मीन इसकी लेंथ BC हो गई। अब इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होनी चाहिए, तो बोर्ड के इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है, बोर्ड के इनवर्ट डायरेक्शन में इसकी थिकनेस क्या है, 1 यूनिट, है ना, बोर्ड के इनवर्ट डायरेक्शन में। तो ये बन गया एक रेक्टेंगुलर बार। तो अब इस पूरे बार को एनालिसिस करने के लिए हम क्या लेंगे, EFG एक ट्रायंगुलर एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ये भी हम समझ लेते हैं कि भाई जैसे कि हमने ABCD एक रेक्टेंगुलर मेंबर लिया, है ना, और हमने कह दिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया BC लेंथ के अबाउट यूनिफॉर्म है, A है और विड्थ जो है 1 है। तो जब हम एनालिसिस करेंगे इस इस ट्रायंगुलर मेंबर की, है ना, तो हमें क्या करना होगा, ये सेक्शंस का डिफरेंट सेक्शंस का एरिया चाहिए होगा। तो एरिया क्या होता है, बेसिकली एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो देखिए जैसे अगर हमें EF का एरिया चाहिए तो EF का एरिया क्या हो जाएगा, EF की लेंथ क्या है EF, और विड्थ अंदर की तरफ कितनी है 1, तो एरिया क्या हो जाएगा, आप कहेंगे EF इंटू 1। इसी तरीके से अगर हम FG के एरिया की बात करें तो FG लेंथ हो गई और विड्थ कितनी हो गई, यूनिट हो गई। EG की बात करें तो EG क्या हो गया, EG लेंथ हो गया और
1 यूनिट इसका विड्थ हो गया। तो ये सारे एरिया के बारे में आप समझ गए कि क्या क्या एरिया होगा। मैंने कहा कि इस रेक्टेंगुलर मेंबर की एनालिसिस के लिए मैंने क्या कर लिया है, एक ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया है। इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, इसकी समझ गए आप, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अभी यहां पर जैसे मैं बात करूंगा, मैंने सिग्मा 2 के लिए कहा था तो P2 टेंसाइल फोर्स आएगा, लेकिन अभी समझिएगा कि ये P2 टेंसाइल फोर्स कितने एरिया पर आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपसे तुरंत कहा कि मैं एक ट्रायंगुलर एलिमेंट लूंगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपका EF है, इसका एरिया तो सेम होगा AB पे, AB के बराबर ही एरिया होगा। लेकिन देखिए जो आपका BC है, सिग्मा 2 लग तो रहा है BC पर, लेकिन आपने कहा सिग्मा 2 पूरे BC पर लग रहा है, लेकिन हम एनालिसिस किस पे कर रहे हैं, FG पर। और फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है भाई, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितनी लग रही है, सिग्मा 2 स्ट्रेस लग रही है पूरे BC पर, तब हमको टेंसाइल फोर्स मिलेगा पूरे BC पर। ठीक है, लेकिन अगर हमको FG पर चाहिए तो हम एरिया किसका लेंगे, FG का लेंगे, तो FG इंटू 1 है ना। अब यहां पर टेंसाइल फोर्स क्या आ जाएगा, P2, क्योंकि हम एनालिसिस किसकी कर रहे हैं, EFG एलिमेंट की। तो P2 क्या हो गया, P2 हमारा एक टेंसाइल फोर्स हुआ जो कि FG वाले सेक्शन पर लग रहा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई कि सिग्मा 1 टेंसाइल फोर्स है, सिग्मा 2 टेंसाइल फोर्स है, कौन से फेस पर है, P1 और P2 क्या है। ठीक है, तो अब हम अपनी एनालिसिस के लिए EFG एक आपका ट्रायंगुलर एलिमेंट ले लिए हैं। अब देखिए हमने कहा भाई P1 जो फोर्स है, इसको हटा दूं, समझ गए होंगे। देखिए P1 जो फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, ये किस पे लगेगा, EF पे। इसी तरीके से जो P2 फोर्स है, हमने कहा सिग्मा 2 के कारण FG सेक्शन पर, FG पर लगने वाला टेंसाइल फोर्स P2 है। P1 क्या है, P1 भी टेंसाइल फोर्स है, EF सेक्शन पर लगने वाला सिग्मा 1 के कारण EF सेक्शन पर लगने वाला टेंसाइल फोर्स जो कि EF के नॉर्मल है, वो है P1। P2 क्या है, P2 आपने कहा जो FG सेक्शन है, FG सेक्शन पर सिग्मा 2 स्ट्रेस के कारण जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो P2 है, और ये P2 क्या है, FG के नॉर्मल है। ठीक है, इतनी चीजें समझे। अब जो सेक्शन लिया है हमने EFG ट्रायंगुलर सेक्शन, यहां पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, कितना थीटा है यहाँ पर, ये है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है। अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस यहां पर हमने सिग्मा एन ली है, तो सिग्मा एन आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, तो यहां पर भी कोई एक फोर्स आ रही होगी इसकी डायरेक्शन में, तो उस फोर्स को मैं कह देता हूं Pn आ रही है। ठीक है, और ये क्या होगी, जैसे सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस थी वैसे ही ये Pn फोर्स भी नॉर्मल होगा। Pn फोर्स कहाँ है, आपने कहा सिग्मा एन की डायरेक्शन में आने वाला फोर्स है Pn, सिग्मा एन स्ट्रेस के कारण। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहां पर कह दिया Pt, Pt क्या है, सिग्मा टी, सिग्मा टी जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है जो कि Eg डायरेक्शन में आ रही है, E2G, उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हमने कह दिया क्या है, Pt। अब देखिए यहां पर मैंने फॉर्मूला जो लिख रखा है आपका, फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है बच्चे, फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब इस तरीके से अगर हम देखें और कहें P1 के लिए, तो P1 क्या होगा, तो देखिए जो P1 है, P1 कहाँ है, इस डायरेक्शन में आने के लिए क्या होगा, स्ट्रेस इनटू, स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा 1। ठीक है, अब ये कौन से एरिया पर लग रहा है, EF एरिया पर लग रहा है, तो EF इंटू 1। समझिए EF इंटू 1 क्या हो गया, एरिया हो गया, स्ट्रेस क्या थी, सिग्मा 1, P1 डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको पूरा। ठीक है, अब इसी तरीके से P2 की अगर मैं बात करूं, तो P2 लग रहा है FG पर, तो FG इंटू 1 स्ट्रेस है सिग्मा 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम Pn की बात करें, तो सिग्मा n कौन से सेक्शन पर लग रहा है, ये कौन सा एरिया लेंगे, EG, तो ये क्या हो जाएगा, EG इंटू 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, EG इंटू 1, ये एरिया है। ठीक है, टेंजेंशियल लग रहा है, इसी एरिया पर लग रहा है। स्ट्रेस क्या थी यहाँ पर स्ट्रेस थी बच्चों सिग्मा टी।
तो यहाँ पर पूरी चीजें आप समझ गए। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इसको चूंकि कहते ही हम लोग हैं एनालिटिक्स, एनालिटिकल मेथड कहते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पर एनालिटिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है और इसको भी हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे ऐसा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इस तरह, देखिए तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैंने पीछे किया है, ये और ये। ठीक है, तो आपने कहा जो ये एंगल होगा सर वही ये वाला एंगल होगा, जो एंगल ये होगा वही ये वाला एंगल होगा। अब ध्यान से समझे, अगर ये आपका 90 है, देखिए यहाँ पर 90 है, उसी लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे किया है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, और अगर ये 90 है, बिल्कुल ये भी 90 होगा, ये 90 था तो ये 90 होगा। अब समझिए, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये इतना एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये इतना एंगल 90 माइनस थीटा, और ये इतना क्या है 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा क्या बनाएगा 90, तो ये एंगल क्या होगा थीटा। और अभी हमने आपको बताया था ये वाला एंगल जो होगा वही ये वाला एंगल होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें एफई और P2 आपस में पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में अगर आ गई है तब अब कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें कि ये जो पीएन फोर्स आया है, ठीक है, ये पीएन फोर्स जो आया है ये आया किसके कारण था? यही P1 और P2 फोर्सेस के कारण। तो देखें कि ये पीएन जो फोर्स आया है ये है क्या। आइए देखते हैं पीएन को, एनालिटिक्स लगाते हुए पीएन को देखते हैं। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको एक चीज ये भी बताऊं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लेक्चर 1 में, कि अगर ये एक आपका क्वाड्रेंटल सिस्टम है, ये कैसा है एक क्वाड्रेंटल सिस्टम है, यहाँ पर कोई फोर्स मान लीजिए P है, क्वाड्रेंटल बोला तो ये कितना होना चाहिए 90, ये एंगल थीटा पर है ना, मान लीजिए P फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, जिधर से थीटा बनता है, जिधर से थीटा बनता है उधर क्या कर दीजिए कॉस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा P कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा P साइन थीटा। तो ये जो आपने सीखा कि किस तरीके से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं अगर वो किसी क्वाड्रेंटल सिस्टम में हो, ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि पीएन आया कैसे। ठीक है, देखिए यही है एनालिटिक्स। पीएन जो है आप देखें तो P1 वाला फोर्स पहले देखें, और कौन सा क्वाड्रेंटल सिस्टम देख रहे हैं आप, तो आपने कहा ये देख रहे हैं, ये भी 90 डिग्री ही तो है, तो इसमें देखिए P1 जो फोर्स है इसका इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा P1 cos थीटा, है ना। अब देखिए P1 का इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा P1 cos थीटा, किसमें देखा हमने देखा इस क्वाड्रेंटल में, इस क्वाड्रेंटल सिस्टम में। ठीक है, हमने देखा इस क्वाड्रेंटल सिस्टम में, ठीक है, यहां पर देखा, तो ये P1 था, इस डायरेक्शन में P1 cos थीटा हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए इस क्वाड्रेंटल सिस्टम में, ठीक है, तो आप देखेंगे P2, अब P2 इधर की तरफ थीटा एंगल तो बन नहीं रहा है, तो ये क्या होगा P2 साइन थीटा। तो P1 का एक कंपोनेंट, P1 फोर्स का, P1 टेंसाइल फोर्स का एक कंपोनेंट आ रहा है Pn की तरफ, P1 cos थीटा, और P2 फोर्स का एक कंपोनेंट Pn की डायरेक्शन में आ रहा है जिसको आप P2 साइन थीटा कह रहे हो। तो यहां पर आपने लिखा P2 साइन थीटा। तो अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो P1 का cos कंपोनेंट और P2 का साइन कंपोनेंट Pn की डायरेक्शन में आ रहा है, और यही दोनों कंपोनेंट जुड़ के क्या बनाए हैं Pn बनाए हैं। तो Pn बराबर क्या हो गया P1 cos थीटा प्लस P2 साइन थीटा। इसी तरीके से समझिए बच्चे Pt के बारे में, ठीक है, Pt के बारे में भी समझ लीजिए, यहीं पर लिख देता हूं कि ये जो टेंसाइल फोर्स आया है, टेंजेंशियल फोर्स सॉरी, है ना, टेंजेंशियल फोर्स Eg डायरेक्शन में, ये जो Pt टेंजेंशियल फोर्स आया है, ठीक है, ये कैसे आया है, अब इसको समझिए। देखिए जो P1 फोर्स है इसी क्वाड्रेंटल सिस्टम में देखिए, ठीक है, इसमें P1 फोर्स को देखिए, तो ये P1 फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, आपने कहा P1 साइन थीटा,
और इसी तरीके से P2 को देखिए तो P2 इस डायरेक्शन में देखिए तो ये क्या हो रहा है, P2 cos थीटा। कितना हो रहा है, P2 cos थीटा। अब देखिए PT आया इधर है तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस में आप ले लेंगे। तो इन दोनों का अगर हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इधर लेके आना चाहें तो क्या कर सकते हैं, माइनस का P2 cos थीटा लिख सकते हैं। मतलब कि बेटा जो P2 cos थीटा वो आया है इस डायरेक्शन में, अगर हम उसको इस डायरेक्शन में दिखाना चाहें तो माइनस लगा दें, फिर दोनों को जोड़ दें तो क्या बन गया, PT बन गया। तो PT बराबर क्या हो गया, आपने कहा PT बराबर हो गया P1 sin थीटा माइनस P2 cos थीटा। तो दैट्स योर PT। अब हम देखते हैं, आइए Pn के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो Pn फोर्स को हमने लिखा क्या था, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका रिलेशन आप डेवलप कर पाएंगे। Pn की जगह पर लिख दीजिए सिग्मा n। अब देखिए Eg इंटू वन, EF इंटू वन, FG इंटू वन, जहां जहां भी ये चीजें लिखी हैं 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो FG EG EF ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर, जैसे Eg इंटू वन को EG लिखेंगे। इसी तरीके से जो P1 है, P1 की जगह पर मैं लिखूंगा सिग्मा 1 इंटू EF, ठीक है, cos थीटा, प्लस P2 की जगह पर मैं लिखूंगा FG सिग्मा 2, FG सिग्मा 2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए सिग्मा n यही हमें पता करना था। अब अगर इसे आप ध्यान से देखें तो सिग्मा n इक्वल्स टू सिग्मा 1 EF बटे EG। इस EG ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में है बच्चों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, पूरे के साथ, पूरे के साथ डिवाइड में आएगा। फिर एक बार हम इसको डिवाइड में ले लेंगे इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा EF बटे EG इंटू कॉस थीटा प्लस FG बटे EG इंटू सिग्मा 2। और यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आपने लिखा, एक सेकंड रुकिए, P2 साइन थीटा था तो P2 की जगह पे लिखा FG सिग्मा 2, और यहां था साइन थीटा और यहां लिख क्या लिया गया, कॉस थीटा, जो कि गलत लिख लिया। P2 है ना, समझ रहे हैं बात। P2 की जगह पर जो वैल्यू थी FG इंटू 1 सिग्मा 2 थी, तो हमने FG सिग्मा 2 तो लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए था साइन थीटा को। ये तो P2 की वैल्यू हो गई थी, जैसे यहाँ पर P1 की रखे थे, कॉस को कॉस की तरह उतारे थे ना, तो ये गलत कॉपी कर दिया। ठीक है, तो FG बटे EG और ये कितना हो गया, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर तो EF बटे EG ये क्या है, EF बटे EG, तो ये क्या हुआ, कॉस थीटा। इस ट्रायंगल EFG में अगर देखिए, EFG ट्रायंगल में देखिए तो आपने कहा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। मतलब आपने कहा EF बाई EG, यही तो होता है, कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। दो बार मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से FG बटे EG। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं हम लोग। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर FG बटे EG, FG बटे EG। तो वो देखिए FG बटे EG मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए सिग्मा n बराबर यहाँ पर आपका आ चुका है सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूले याद हो तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, खैर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि ये फॉर्मूला होता था कॉस 2 थीटा बराबर, आप कहते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से आप ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते थे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, आपको याद आया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 बटे 2 प्लस सिग्मा 1
कॉस 2 थीटा बटे 2 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 माइनस सिग्मा 2 कॉस 2 थीटा बटे 2। अब देखिए इसमें अगर ये दोनों टर्म्स में अगर आप कॉस 2 थीटा कॉमन ले लें और इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लें तो क्या देखेंगे, आप कहेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 इन दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को देखते हैं, इसमें हम cos 2 थीटा कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 cos 2 थीटा, ये वैल्यू आ गई सिग्मा एन की। ठीक है, तो सिग्मा एन बराबर देखिए हमारे पास आ चुका है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 cos 2 थीटा। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इसे मैं मिटा दूंगा क्योंकि मैं निकालूंगा पीटी के लिए रिलेशन। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। इस रिलेशन को आप एक बार लिख लें यहाँ कहीं पर भी, चलिए आपको याद रहेगा, ये आप लोग लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पीटी के लिए वैल्यू आई थी हमारी, पीटी के लिए जो वैल्यू आई थी ये आई थी P1 साइन थीटा माइनस P2 कॉस थीटा, ये वैल्यू आई थी आपके लिए। ठीक है, अब इसको समझा जाए तो पीटी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, Eg इंटू 1 सिग्मा टी, और P1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी सिग्मा 1 EF इंटू 1 साइन थीटा माइनस P2 की जो वैल्यू आई थी FG इंटू 1 सिग्मा 2 कॉस थीटा। फिर वही काम करना है, EG को डिवाइड में लेके आना है, तो सिग्मा टी बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 EF बटे EG साइन थीटा माइनस FG बटे EG कॉस थीटा। ठीक है, तो सिग्मा टी बराबर हो जाएगा EF बटे EG। अब देख लीजिए यहाँ पर EF बटे EG, EF और बटे EG क्या बनेगा, कॉस बन जाएगा, तो सिग्मा 1 कॉस थीटा माइनस FG बटे EG, FG बटे EG क्या बन जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर आपने सिग्मा 2 नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ से सिग्मा 2 नहीं लिखा गया है, ये कितना आया था, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो सिग्मा टी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर अगर आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे सिग्मा 1 बटे 2 साइन 2 थीटा माइनस सिग्मा 2 बटे 2 साइन 2 थीटा। ये होता है फॉर्मूला एक आपका कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा और भाग किया था, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे इस फॉर्मूले को और एक फाइनल रिलेशन सिग्मा टी के लिए लिखेंगे। तो सिग्मा टी हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 साइन 2 थीटा। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली। आइए अब इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस के बारे में। आइए देखिए रिजल्टेंट स्ट्रेस के बारे में पहले मैं लिख लेता हूं सारे टर्म्स। सिग्मा एन की वैल्यू आई थी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2, कितना आया था बच्चे, कॉस 2 थीटा। ठीक है, सिग्मा टी की वैल्यू क्या आई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 साइन 2 थीटा। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारी आ गई हैं भाई। ठीक है, यही सिग्मा एन हमें पता करना था और यही सिग्मा टी हमें पता करना था। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर कितनी आसानी से एनालिटिक्स मेथड से प्रूफ हो चुका है।
ठीक है, अब बात करें सिग्मा आर की। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से अगर देखें कि ये और ये दोनों 90 डिग्री पर है ना, तो सिग्मा आर बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा कि भाई सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, आपने कहा ये आ गया रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू। अब हम बात करें इसके एंगल की, तो देखिए अब बात को ध्यान से समझिए थोड़ा। ये जो आपका स्ट्रेस है ये कैसा है, ये इधर सिग्मा एन है और ये कैसा है सिग्मा टी है, और यहाँ क्या आया है रिजल्टेंट स्ट्रेस आया है, यहाँ से इसका एंगल फाई है। तो आपने कहा देखिए किसी भी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ भी ला सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना सिग्मा टी, इसको हटा दें तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं। तो आपने कहा tan फाई अगर लगा दें तो tan फाई क्या हो जाएगा, सिग्मा टी बटे सिग्मा एन, सिग्मा टी बटे सिग्मा एन। और इसी को अगर और सही से लिखें तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा टी बाई सिग्मा एन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बात की थी आपसे वो सारी चीजें यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। अब हमें बात ये करना है बच्चों कि ये जो सिग्मा एन आया है या सिग्मा टी आया है ये मैक्सिमम कब होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्मा टी कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ओके। सो हमने जो सिग्मा टी लिखा था उसको पहले लिखते हैं। तो सिग्मा टी इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए तो सिग्मा टी की वैल्यू आपका ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो कांस्टेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू डिपेंड कर रही है साइन 2 थीटा के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये जब मैक्सिमम हो जाएगा तभी ये सिग्मा टी मैक्सिमम होगा। तो सिग्मा टी मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम साइन को देखें कि साइन मैक्सिमम कब होता है, तो आपके सामने है यहाँ पर, ये आपकी साइन की जो वैल्यू है ये ऑसिलेट करती है 1 से -1 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम होगी 90 पर और एक बार यहाँ मैक्सिमम होगी 270 पर, है ना। तो आप देखें इसका मतलब हमने जो एंगल लिया यहाँ 2 थीटा लिया है, तो इसका मतलब या तो 2 थीटा 90 हो जाए या तो हो जाए 270। इसका मतलब या तो थीटा जो है 45 हो जाए या फिर 135 हो जाए। तो इस दशा में अब इसको यहाँ थोड़ा समझिए। ठीक है, इसको यहाँ अगर समझा जाए तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मेंबर था, ये हमने कोई ईएफ सेक्शन लिया था, ये हमारा एक इंक्लाइंड सेक्शन थीटा पर था, ये ई था, ये एफ था और ये जी था। ठीक है, यही था ना, ई था, एफ था और जी। एस, ओके। सो अगर ये थीटा आपका 45 हो जाता है तब ये जो ई जी सेक्शन है ना, इस सेक्शन पर आपकी ये जो सिग्मा टी आ रही है ना ये मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। इस पे जो ये जो सिग्मा टी आ रही है ये मैक्सिमम मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी जब यहाँ से आप 45। अगला कह रहा है 135, तो 135 लेंगे तो भाई कहाँ पहुंच जाएंगे आप, आपने कहा सर यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे ऐसे, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाए, हमने कहा तो हम कहीं ऐसा पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा बराबर 135, यहाँ पहुंच जाएंगे सर यहाँ से। ठीक है, अब ये चूंकि ये तो 90 है ही, आप समझते हैं। तो इसका मतलब बेटा अगर ध्यान से देखें तो हम क्या कह रहे हैं, थीटा बराबर -45। क्यों, क्योंकि ये हमने कैसा लिया था, क्लॉकवाइज लिया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसा ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, है ना। हमने ये कैसा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, अब इधर ले रहे हैं क्लॉकवाइज। चाहे हम 135 कह दें कि एंटी क्लॉकवाइज 135 या फिर -45 कह दें, तो ये बस 45 क्लॉकवाइज में। तो मतलब ये सेक्शन यहाँ पर ये वाला जो है बेटा, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएं चाहे हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएं। कहाँ से, इस सेक्शन ई एफ से बेटा, इस सेक्शन ई एफ से चाहे हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये इधर क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएं या फिर क्लॉकवाइज जाएं। तो हमें जो आपका सेक्शन मिलना है ईजी, या फिर ये ईजी सेक्शन मिला ना, वैसे इसको ईजी डैश कह दूं,
इन दोनों ही सेक्शन पर हमको अपनी सिग्मा टी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, ये जो सिग्मा टी है ये यहाँ भी मैक्सिमम होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? आपने कहा ये सिग्मा टी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी सर? तो सिग्मा टी जो मैक्स की वैल्यू होगी बच्चे, वो होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 होगी। ठीक है, सिग्मा टी मैक्स की वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 होगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सिग्मा टी मैक्स की वैल्यू। नोट कर लें आप इसे। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है? तो आपने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं रब करूंगा और अब हम लोग बात करेंगे कि सिग्मा एन कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, आइए इसको रब करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसके पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। ठीक है, या प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। उस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो, जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो और उसी प्लेन पर आने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो, तो वो प्लेन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल प्लेन। और उस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, वो ही क्या होती है? प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। तो यहां पर अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन ईजी पर देखें तो जो शियर स्ट्रेस आई है सिग्मा टी आई है, तो इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें और वहां से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा मतलब कि ये जो ईएफ प्लेन है यहां से इंक्लिनेशन निकालें, है ना, वो थीटा की वैल्यू निकालें, सिग्मा टी को 0 के बराबर करें, मतलब शियर स्ट्रेस 0 हो गया, और थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो हमें वो प्लेन पता चल जाएगा जहां पर शियर स्ट्रेस 0 है, और उस प्लेन पर आपकी सिग्मा एन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेंगी, और वो ही क्या होंगी? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हैं। ठीक है, चलिए तो हम पुट कर देते हैं सिग्मा टी को 0 के बराबर। सिग्मा टी को हम पुट कर देते हैं 0 के बराबर। सिग्मा टी हमारा है क्या? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 साइन 2 थीटा बराबर 0। देखिए फिर वही चीज है, अब अगर इन दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है। तो हमने कहा आइए देखते हैं कि ये भी 0 के बराबर है, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा 0 है। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था, आइए फिर से देख लेते हैं। आपको याद भी होगा लेकिन बस समझने के लिए देख लेते हैं। देखिए 0 कहाँ है? तो आपने कहा 0 डिग्री पर 0 है और 180 पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन 2 थीटा का वैल्यू सर 0 तब आएगा जब जो हमारा 2 थीटा का वैल्यू या तो 0 हो सर, या फिर 180 डिग्री हो, या फिर थीटा का वैल्यू सर 0 हो और 90 डिग्री हो सर। इन दोनों केसेस पे सर थीटा बराबर 0 पर और थीटा बराबर 90 पर। अब समझते हैं, तो थीटा बराबर 0 मतलब ये वाला प्लेन EF, तो EF प्लेन पर हमको क्या मिलेगी? मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगी। इसी तरीके से 90 हो जाएगा तो आपने कहा सर EG वाला प्लेन हमारा AB पर आ जाएगा, मतलब ED हो जाएगा, EG जो है वो ED हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी, और वो ही क्या होगी? प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। तो आइए हम लोग वो निकालते हैं कि थीटा बराबर 0 पर सिग्मा एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएगी, और थीटा बराबर 90 पर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएगी। आइए निकालते हैं। ठीक है, आइए सिग्मा एन देखते हैं। सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या था भाई? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 साइन कॉस 2 थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब देखिए थीटा को हमने क्या लेना है? पहले 0, है ना, पहली प्रिंसिपल स्ट्रेस थीटा बराबर 0 पे प्रिंसिपल प्लेन मिला, और यहां पर निकाल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस,
तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो कि नॉर्मल मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। ठीक है, तो निकालते हैं थीटा बराबर 0 पर। ठीक है, तो निकालते हैं यहां से, इसको लिखेंगे सिग्मा एन मैक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा बराबर 0 लेंगे तो अब कॉस का ग्राफ पहले देख लेते हैं हम लोग देखेंगे कॉस का ग्राफ ऐसा होता है भाई। ठीक है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है हमारा 270, ये होता है 360। ठीक है, ओके। तो देखिए अगर हम 0 की वैल्यू कर दें, कॉस 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर थीटा बराबर 0 करते हैं तो कॉस 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। कॉस 0 पे वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पर रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा, इसको मिटा दें। कॉस 0 पे वैल्यू 1 है, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 है, ये वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, तो हम 0 पे देख रहे हैं तो 0 पे कितनी है, 1, और इसी समय याद कर लेंगे कि 180 पे वैल्यू क्या होती है, -1। 180 पे वैल्यू क्या है अभी, क्योंकि आगे उसका यूज पड़ेगा, जब थीटा बराबर 90 लेंगे तो ये 2 इंटू 90 180 होगा, तो इसी समय देख लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या है, -1 थी। ठीक है, तो याद रखिए कॉस, चलिए याद रखिए आप बस, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां पर रखते हैं और आप देखेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 0 हो गया 0, और अब इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2, ये इससे कट गया, क्या हो गया, 2 सिग्मा 1 बटे 2, ये 2 से 2 कट गया, और अब यहाँ पर सिग्मा एन मैक्स आप कहेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 के बराबर। समझते हैं इसको, हमने कहा कि जब हमने थीटा 0 लिया तो हमें प्रिंसिपल प्लेन मिला, वो कहाँ मिला, EF पर मिला, और मैक्सिमम स्ट्रेस होगी क्या, सिग्मा 1 के बराबर होगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री पर। थीटा बराबर 90 पर निकालेंगे तो थीटा बराबर 90 पर हमें दूसरा प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा और उस पे प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा एन मैक्स की वैल्यू होगी, तो सिग्मा एन मैक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2, और यहां पर हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। ठीक है, और कॉस 180 की वैल्यू -1 अभी पढ़ चुके हैं, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 इंटू -1, और अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2, ये इससे कट जाएगा 2 सिग्मा 2 बटे 2, और आप देखेंगे कि जो सिग्मा एन मैक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सिग्मा 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो आप यहां पर समझ गए कि दो प्रिंसिपल प्लेन हमको मिले हैं, पहला मिला है थीटा बराबर 0 पर और दूसरा मिला है थीटा बराबर 90 डिग्री पर, और जब थीटा बराबर 0 था तो उस समय जो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस मिली है वो है सिग्मा 1, और जब थीटा बराबर 90 है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मिली है वो है सिग्मा 2। ठीक है, तो ये चीज आप इसे समझ पाए, आपने बहुत अच्छे से इसको